ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे मैं दीपक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले क्लास में प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। और हड़प्पा सभ्यता का मैंने इससे पहले भी 2 वीडियो अपलोड किया है, जिसमें कि हम लोग हड़प्पा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो देखे थे पहले वीडियो में, जो कॉन्सेप्ट था। दूसरा में हम लोग उसका नगर नियोजन देखे थे। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो भी प्रमुख नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं उन सभी नगरों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चूंकि आप लोग जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो एक नगरीय सभ्यता थी। और नगरीय सभ्यता होने का मतलब क्या हुआ कि उसमें बड़े बड़े शहर पाए जाएंगे, ठीक ना। और वही जो महत्वपूर्ण शहर थे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, उन सभी शहरों के बारे में आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि लगभग हड़प्पा सभ्यता से संबंधित वर्तमान समय में टोटल लगभग 1400 से 1500 स्थलों का पता लगाया गया है। लेकिन चूंकि सारे के सारे स्थल उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं, उसमें से कुछ स्थल ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और जिनसे काफ़ी अधिक मात्रा में जो है ऐतिहासिक सामग्रियां जो है प्राप्त हुई है, जिनसे कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और उन्हीं महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल हम लोग देखेंगे उस स्थल का नाम था हड़प्पा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला वाला जो स्थल था वो कौन सा था जी? हड़प्पा था। हड़प्पा के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें। चूंकि सबसे पहला जो मैंने वीडियो शुरू किया था हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, तो उसमें मैंने इससे संबंधित कुछ कहानियां आपको बताई थी। ठीक है, उन सभी कहानियों को अगर आप गौर किए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा और पूरी तरह से याद आ रहा होगा कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में इनिशियल स्टेज में कोई जानता उनता नहीं था। ठीक ना। बात 1826 की है, सुनिएगा ध्यान से। 1826 की बात है। 1826 में कुछ ऐसा हुआ जो कि काफी महत्वपूर्ण था भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से। हुआ क्या था वो समझिएगा। एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था चार्ल्स मैसन। ठीक है, एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम क्या था? चार्ल्स मैसन था। चार्ल्स मैसन ने क्या देखा कि इस बेल्ट में, ये पाकिस्तान का मुख्य रूप से बेल्ट था, पाकिस्तान के एरिया में पड़ता है वर्तमान समय में, ठीक ना, हड़प्पा। तो इस बेल्ट में इनको एक अंग्रेज अधिकारी के तौर पे वहां पे नियुक्त किया गया था। ठीक है, इन्होंने क्या देखा कि इस क्षेत्र में जो ग्रामीण लोग थे वो जब मिट्टी की खुदाई करते थे तो उन्हें ईंटें प्राप्त होती थी और उन्हें ईंटों को वो अपने उपयोग में लगा देते थे। और इस चीज को सबसे पहले नोटिस करने वाले जो व्यक्ति थे उन्हीं का नाम क्या था? चार्ल्स मैसन। ये बात समझ में आ गया? अब सुनिए, इन्होंने सबसे पहले नोटिस किया, लेकिन बहुत ज्यादा गंभीरता से इन्होंने इस बात को नहीं लिया था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। भाई हम लोग भी सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ रीजन तो होगा, आखिर ईंट कहां से निकल रहा है। ऐसा थोड़े है कि धरती के नीचे एकदम भट्ठा लगा हुआ है, उसमें से पूरा एकदम ईंट निकाले जा रहे हैं हम। ऐसा नहीं ना हो सकता है। यानी कि इसमें कुछ ना कुछ रहस्य था, जिसको सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने देखा लेकिन गंभीरता से नहीं लिया। ठीक है, बात आई गई होगी, कोई मतलब इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में दूसरी चीज आपको ध्यान देना है कि दूसरा जो समय खंड है वो समझिएगा ध्यान से। दूसरी बार क्या हुआ कि 1853 से 56 की बात है। इस समय आपको ध्यान देना है कि इस समय अलेक्जेंडर कनिंघम थे, एक अंग्रेज अधिकारी। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम एक अंग्रेज अधिकारी थे। और इन्हीं के कार्यकाल में क्या हुआ कि यहाँ पे कराची है, एक पाकिस्तान का शहर है वर्तमान में। तो कराची और लाहौर, ठीक है, तो कराची और लाहौर के बीच में रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था। कराची और लाहौर के बीच में क्या किया जा रहा था? रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था। और रेलवे लाइन का जब निर्माण हो रहा था
तो जब वहां पे रेलवे लाइन बिछाने के लिए मजदूरों को लगाया गया और मजदूरों ने अपना काम शुरू किया, तो उन्होंने क्या देखा, मिट्टी की जब खुदाई शुरू की गई रेलवे लाइन के लिए, मतलब वहां पे स्पेस बनाने के लिए जब खुदाई शुरू की गई तो उसमें से ईंटें निकलने लगी। ठीक है, उसमें से क्या निकलने लगा, ईंटें निकलने लगी। और उन्हीं ईंटों को दो व्यक्ति थे जो इसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, ये वाला जो रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, इसमें उनको जो है अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे, जिसमें से उनको हम लोग ब्रंटन बंधु के नाम से जानते हैं। ध्यान से समझिएगा, ब्रंटन बंधु। ब्रंटन बंधु की बात करें तो ये दो भाई थे, ठीक ना, ये दो भाई थे, जिसमें से एक का नाम था, ध्यान से समझिएगा, विलियम ब्रंटन। ठीक है, विलियम ब्रंटन एक का नाम था, और दूसरका वाला की अगर हम आपसे बात करें तो आपको ध्यान देना है, एक का नाम था जॉन ब्रंटन। ठीक, जॉन ब्रंटन। तो इस तरह से ये दो भाई थे, कौन कौन, विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन। ये भी इसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, जो रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, तो इसमें ये भी इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। इन्होंने देखा कि मजदूरों को यहाँ से ईंटें प्राप्त हो रही हैं, और उन्हें ईंटों को इन्होंने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और कहा कि अच्छा ईंटा हो सकता है कि पहले का होगा यहाँ पे। ठीक है, भारत जो है बहुत चमत्कारिक देश है, हो सकता है कि इसमें से धरती के अंदर से ईंटें निकलती होंगी, चलिए ईंटा निकालते जाइए। और जो रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, तो उस रेलवे लाइन में इन्होंने हड़प्पा के जो ईंट थे, ठीक ना, समझिएगा प्यार से जी, हड़प्पा के जो ईंट थे, तो उन ईंटों को जो ब्रंटन बंधु थे उन्होंने रेलवे लाइन को बिछाते समय रेलवे लाइन में रोड़े के रूप में उपयोग किया था जी, समझिएगा, रोड़े के रूप में उपयोग किया। ठीक है, उपयोग किया। तो हम उम्मीद कर सकते हैं क्या कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि एकदम समझ में आया है कि नहीं। चलिए थोड़ा सा और आगे हम लोग लेके चलते हैं लेक्चर को, ध्यान से समझिएगा। हुआ क्या, यहाँ पे चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले नोटिस किया 1826 में, कोई ज्यादा गंभीरता से नहीं लिए। 1853 से 56 के बीच में रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, कहां से कहां, कराची से लाहौर। ठीक, और इस कड़ी में अलेक्जेंडर कनिंघम मेन हेड थे, रेलवे लाइन जो बिछाया जा रहा था। ठीक, और दो अन्य व्यक्ति थे जिनका नाम ब्रंटन बंधु था, जिसमें से एक विलियम ब्रंटन थे और एक जॉन ब्रंटन। तो इन तीनों ने नोटिस किया कि मजदूर जब खुदाई कर रहे हैं रेलवे लाइन बिछाने के लिए, तो उस टाइम में उन्हें ईंटें प्राप्त हो रही हैं। और इन लोगों ने क्या कहा कि भाई ईंट निकल रहा है तो ठीक है, बहुत बढ़िया तो चीज है, खर्च कम आएगा, चलो बिछा दो इसी को रोड़ा के रूप में। ठीक, और उन ईंटों को ब्रंटन बंधुओं ने क्या किया कि रेलवे लाइन को बिछाते समय इसे रोड़ों के रूप में उपयोग किया। ठीक, तो ये भी आपका एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद में फिर ये जो बात है वो आई गई हो गई। हालांकि अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, इन्होंने इस चीज को गंभीरता से थोड़ा लिया और इनको ऐसा लगा कि भाई यहाँ पे बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं, एक बहुत ही ऐतिहासिक कालखंड संभवतः यहाँ पे छिपा हुआ है। और इसीलिए इन्होंने क्या किया था कि सिफारिश की थी उस समय जो वहाँ पे तत्कालीन जो वायसराय थे भारत में, तो उनसे इन्होंने सिफारिश किया था कि इस चीज के बारे में पता लगाया जाना चाहिए, स्टडी होना चाहिए और इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा किया जाना चाहिए। और इसी के लिए इनकी सिफारिश पे आगे चल के पुरातत्व विभाग का भी गठन किया गया था, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है आपको पूरा डिटेल में। और इन्हीं को पुरातत्व विभाग का जो है जनक भी कहा जाता है, यही हेड थे मेन। अब आगे बढ़िए। इसके बाद में जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने वहां पे पुरातत्व विभाग का भारत में स्थापना करवा दिया, तो इन सभी गतिविधियों को आगे बढ़ाया गया। और इसी कड़ी में आप लोग ध्यान से समझिएगा कि बात है 1921 की। 1921 में जॉन मार्शल जो हैं, ध्यान से समझिएगा, मार्शल जी जो हैं, समझिएगा, मार्शल जो हैं ये हेड थे। ठीक है ना, 1921 की बात है। जो पुरातत्व विभाग था, तो पुरातत्व विभाग के हेड के था जी, तो जॉन मार्शल थे। और इन्हीं जॉन मार्शल के अंडर में एक व्यक्ति काम कर रहे थे
जिनका नाम था दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी ने ही सबसे पहले ये जो अवशेष हड़प्पा का था मेन ढांचा उसकी खुदाई की। ठीक है, तो हड़प्पा की खुदाई आपसे पूछे, हड़प्पा की खुदाई, तो आप क्या बोलिएगा? हड़प्पा की खुदाई किसने किया था? तो हड़प्पा की खुदाई जिनके द्वारा करवाया गया था उनका नाम था दयाराम साहनी। और इसीलिए हम लोग हड़प्पा के खोजकर्ता की अगर बात करें, खोजकर्ता, तो हड़प्पा के खोजकर्ता क्या है जी? तो हड़प्पा के खोजकर्ता दयाराम साहनी जी बने। दयाराम साहनी ने ही सबसे पहले हड़प्पा के बारे में पता लगाया था। ठीक, पूरा एकदम डिटेल में इसके बारे में जानकारी देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो दयाराम साहनी थे। तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो खोज से संबंधित मैटर था वो आपके दिमाग में सेट हो गया। अगर सेट हो गया तो चलिए थोड़ा सा और आगे हम आपको डिटेल में लेके चलते हैं। ठीक है, तैयार है ना? तैयार है तो लाइक कीजिएगा। चलिए थोड़ा सा आपको और हम डिटेल में लेके चलते हैं और ध्यान से एकदम समझिएगा हड़प्पा से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट को। चलिए सुनिए ध्यान से। हड़प्पा के बारे में इतना तो ये रहा खोज से संबंधित बात। अब इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको समझना है और उसको ध्यान से समझिएगा। हड़प्पा की बात छोड़िए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको रिलेट करते हैं हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगरों से। ठीक, मैंने आपको जब नगर नियोजन बताया था तो उस समय मैंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के जो भी नगर थे उनमें से अधिकांश नगर कैसे थे जी? तो दो हिस्सा में बटे हुए थे, जिसमें से एक हिस्सा जो था उसको हम लोग दुर्ग कहते थे और दूसरका वाला जो है उसको हम लोग पश्चिमी या पूर्वी टीला कहते थे। पूर्वी टीला, और इसी में मेन अधिकांश जनसंख्या निवास करती थी। इसको दुर्ग या पश्चिमी टीला कहते थे और इसको हम लोग क्या कहते थे जी? तो इसको हम लोग पूर्वी टीला कहते थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कहानी एकदम ध्यान से समझना है कि हड़प्पा के सापेक्ष में इसका क्या रिलेशन था, और सुनिएगा ध्यान से क्योंकि यहाँ से आमतौर पे एक दो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। सुनिएगा ध्यान से। एक पुरातत्वविद हुए थे जिनका नाम था, समझिएगा ध्यान से, व्हीलर। ठीक है, व्हीलर एक व्यक्ति थे, मार्टिमर व्हीलर उनका नाम था। सुनिएगा ध्यान से। मार्टिमर व्हीलर नाम के एक इतिहासकार थे, पुरातत्वविद थे। ठीक ना? उन्होंने क्या कहा कि हड़प्पा के जो दो टीला है उसके अलग अलग नाम रखे जाएं। ठीक, मार्टिमर व्हीलर ने क्या किया? तो हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा जो नगर का पता लगाया गया, तो उस नगर में जो दो टीले प्राप्त हुए, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, तो उन दोनों टीलों के लिए इन्होंने क्या किया? तो अलग अलग नाम दिया। और ध्यान से समझिएगा, जो पश्चिमी टीला था उसको इन्होंने माउंट एबी कहा। समझ गए? पश्चिमी टीला को या दुर्ग को मार्टिमर व्हीलर ने क्या कहा था जी? तो मार्टिमर व्हीलर ने पश्चिमी टीला या दुर्ग को माउंट एबी कहा था। जबकि अगर हम लोग बात करें पूर्वी टीला की तो ध्यान से समझिएगा, पूर्वी टीला को इन्होंने माउंट एफ कहा था। ठीक, समझ में आ गया ना? माउंट एबी किसको कहे? तो माउंट एबी कहे थे यहाँ पे दुर्ग को या पश्चिमी टीला को, जबकि पूर्वी टीला को माउंट एफ कहा था। किसने कहा था? तो मार्टिमर व्हीलर ने कहा था। समझ गए? चलिए और आगे ले चलते हैं हम आपको। अब ध्यान से समझिएगा, माउंट एफ जो आप देख रहे हैं, तो माउंट एफ जो है ये निचला टीला था। ठीक है, पूर्वी टीला जैसा कि मैंने बताया था कि पूर्वी टीला क्या था? निचला टीला था। और इसी टीले से 18 चबूतरे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एकरा से क्या प्राप्त हुआ है जी? तो इससे 18 गो ईंटों से निर्मित चबूतरा प्राप्त हुआ है। आपको ध्यान से समझना है। और चलिए आगे एक और महत्वपूर्ण फैक्ट। ये तो हो गया हड़प्पा से संबंधित पहला फैक्ट कि हड़प्पा का जो नगर था उसके नगर को मार्टिमर व्हीलर ने नगर से प्राप्त टीलों को दो भागों में वर्गीकृत किया था, जिसमें से जो पश्चिमी टीला था उसको मार्टिमर व्हीलर ने माउंट एबी कहा था और पूर्वी टीला को क्या कहा था? माउंट एफ कहा था। इतना समझ में आ गया ना?
चलिए और आगे बढ़िए। एक और इतिहासकार हैं जिनका नाम है स्टुअर्ट पिगट। ध्यान से समझिएगा, स्टुअर्ट पिगट नाम के एक और इतिहासकार हैं। इन्होंने भी हड़प्पा के लिए अपना राय व्यक्त किया। और ध्यान से समझिएगा, चूंकि ये जो पश्चिमी टीला वाला आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे इनको बहुत ही ज्यादा कारीगर, व्यापारियों, इन सबके होने का इनको साक्ष्य प्राप्त हुआ। और इसीलिए स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा को जो है सिंधु सभ्यता का या सिंधु सभ्यता का, ध्यान से समझिएगा, सिंधु सभ्यता का औद्योगिक केंद्र कहा या औद्योगिक राजधानी कहा था। ठीक है, औद्योगिक केंद्र या राजधानी। सुन लिए, ध्यान से देखिए, सुनिएगा। मार्टिमर व्हीलर ने यहाँ पे दो भागों में डिवाइड किया, दुर्ग और पूर्वी टीला। दुर्ग को माउंट एबी कहा, पूर्वी टीला को माउंट एफ कहा। माउंट एफ से 18 को चबूतरा प्राप्त हुआ। क्लियर है, आगे बढ़िए। स्टुअर्ट पिगट नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया कि स्टुअर्ट पिगट ने कहा कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा सिंधु सभ्यता का औद्योगिक केंद्र या राजधानी रहा था, औद्योगिक राजधानी रहा था। ठीक, औद्योगिक केंद्र या औद्योगिक राजधानी रहा था, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये तो रहा हड़प्पा से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। अब चूंकि आपसे प्रश्न जो है कभी कभी क्या कहेगा कि इससे, चूंकि हम आपको पूरा यहाँ पे रटवा उठवा दिए, इधर आपसे क्या पूछेगा कि हड़प्पा से संबंधित प्रमुख जो साक्ष्य प्राप्त हुए, प्रमुख जो अवशेष प्राप्त हुए, तो उनसे उठा के आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो अब अगला जो हम लोग को देखना है इसमें, वो ये देखेंगे कि हड़प्पा जो नगर है, हड़प्पा नगर से कौन कौन से प्रमुख अवशेष प्राप्त हुए थे। तो बोलिए, इतना पूरा दिमाग में सेट हो गया है ना? इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए सब लोग। अब हम आपको बताएंगे कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा से क्या क्या साक्ष्य या अवशेष प्राप्त हुए थे। ये चीज आपको अब ध्यान से समझना है, सुनिएगा ध्यान से। इसमें ये सबसे ज्यादा जो मतलब अवशेष की बात करें हम लोग, तो अवशेष में ये सबसे ज्यादा जिस चीज के लिए जाना जाता है उसका नाम है अन्नागार। ध्यान से समझिएगा जी, अन्नागार। ठीक ना, अन्नागार के लिए ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ प्राप्त हुआ, तो हड़प्पा में। सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ, तो बस मोहनजोदड़ो। ठीक ना, तो सबसे बड़े अन्नागार के लिए कौन प्रसिद्ध है, हड़प्पा। हड़प्पा से सबसे बड़ा अन्नागार जो है वो प्राप्त हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें याद रखना है कि ये अन्नागार जो है ये रावी नदी के तट पर था। ठीक है, रावी नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, ये कहाँ मिला है, तो ये रावी नदी के किनारे, रावी नदी के तट पर स्थित था अन्नागार। दूसरा चीज आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कब्रिस्तान और यहाँ पे समाधान पेटिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। ठीक, और उनको भी आपसे प्रश्न पूछेगा, ध्यान से समझिएगा। यहीं से कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है जी, तो यहाँ से कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है और एक समाधि प्राप्त हुआ है। ध्यान से समझिएगा, कब्रिस्तान को जो है यहाँ पे समाधि कहा गया है। कब्रिस्तान को क्या कहा गया है, समाधि R37। इसको क्या बोला गया है, समाधि R37। आपसे प्रश्न पूछेगा कि हड़प्पा से प्राप्त कब्रिस्तान को क्या नाम दिया गया। तो हड़प्पा से जो ये आपको कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, इसको क्या नाम दिया गया है, तो R37 दिया गया है। ठीक है ना, इसका नाम क्या दिया गया है, समाधि R37। और ध्यान से सुनिए, ये जो आपको समाधि प्राप्त हुआ, ये जो आपको कब्रिस्तान प्राप्त हुआ, ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित था। जबकि इस स्थल से हड़प्पा के बाद वाले समय का भी एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है और उस कब्रिस्तान का नाम था, ध्यान से समझिएगा, उसका नाम था
उसका नाम था समाधि एच। ठीक है, उसका नाम क्या था? समाधि एच। तो इस तरह से हड़प्पा जो नगर है, हड़प्पा नगर से आपको ध्यान देना है कि कितने कब्रिस्तान प्राप्त हुए? तब 2 गो। एगो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड था, एगो उसके बाद वाला था। हड़प्पा सभ्यता से जो रिलेटेड कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है उसका नाम क्या था? तो समाधि R37 था। जबकि जो हड़प्पा सभ्यता के बाद वाले काल से संबंध जो कब्रिस्तान रखता है उसका नाम क्या था? तो समाधि एच था। इतना दिमाग में सेट हुआ? चलिए और आगे बढ़िए, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो यहीं से स्वाधान पेटिका प्राप्त हुआ है। स्वाधान पेटिका, स्वाधान पेटिका के मतलब समझ रहे हैं क्या? स्वाधान पेटिका का मतलब पता है क्या होता है? जिसमें शव को बंद करके और उसको दफनाया जाता है, तो इसी को स्वाधान पेटिका कहा जाता है। अगला चीज अगर हम लोग देखें तो हड़प्पा सभ्यता से अन्य जो मेन आपको साक्ष्य प्राप्त हुए उसमें आपको तांबे का पैमाना मिलेगा। उसके बाद में शंख का बना हुआ बैल प्राप्त होगा। ध्यान से समझिएगा जी। अगर पूछे आपसे कि तांबा का पैमाना कहां से प्राप्त हुआ तो हड़प्पा से। अगर आपसे पूछे कि शंख से निर्मित, समझिएगा जी, शंख से निर्मित बैल कहां से प्राप्त हुआ? शंख से निर्मित बैल कहां से प्राप्त हुआ? तो कहां से? हड़प्पा से। अगर आपसे पूछे कि पीतल की इक्का गाड़ी कहां से प्राप्त हुई? ध्यान से समझिएगा, पीतल की इक्का गाड़ी, पीतल की इक्का गाड़ी, तो पीतल की इक्का गाड़ी जो है वो भी कहां से प्राप्त हुई? हड़प्पा से। और ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, पूरा का पूरा एकदम कॉन्सेप्ट आपके भीतर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आपको ध्यान देना है कि यहीं से स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा प्राप्त हुआ है। गर्भ से निकला पौधा, ठीक, इस टाइप का एक मूर्ति प्राप्त हुआ है। समझिएगा, एक मूर्ति प्राप्त हुआ है और उस मूर्ति में क्या दिखाया गया है? उस मूर्ति में बने इस तरह की कलाकृति बनाई गई है जिससे ये दर्शाया गया है कि एक स्त्री है और उसके गर्भ से क्या निकला है? पौधा निकला है। और इस मूर्ति को उर्वरता की देवी कहा जाता है। ठीक है, उर्वरता की देवी, ठीक है, उर्वरता की देवी कहा जाता है। इतना समझ में आ गया ना? और 1-2 महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उसको यहाँ पे याद रखिएगा। यहीं से स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक ना? यहां से क्या प्राप्त हुआ है? तो स्वास्तिक और चक्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहीं से आपको ध्यान देना है कि गेहूं, ठीक है, गेहूं और जौ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक, आपसे पूछेगा कि गेहूं और जौ के अवशेष हड़प्पा के किस नगर से प्राप्त हुए, तो आपको ध्यान देना है वो नगर कौन सा था? हड़प्पा था, खुद हड़प्पा। ठीक ना? तो इतना तो पूरा क्लियर हो गया होगा। इसको जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, तो अभी हम लोगों ने हड़प्पा जो नगर था उसके बारे में पढ़ा। अब जो है हम आपको बताएंगे हड़प्पा सभ्यता का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नगर था उसके बारे में। और ध्यान से देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नगर था उसका नाम था मोहनजोदड़ो। ठीक है, उसका नाम क्या था जी? तो मोहनजोदड़ो नाम था ये दूसरा वाला का। इससे संबंधित आपसे प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसको ध्यान से समझिए। आपसे सबसे पहला इसमें प्रश्न पूछेगा कि मृतकों का टीला किस नगर को कहा जाता है? तो ध्यान से समझिएगा, जो मोहनजोदड़ो आप यहाँ पे नाम पढ़ पा रहे हैं, इस मोहनजोदड़ो को ही जो सिंधी जो लैंग्वेज है, समझिएगा जी, जो सिंधी भाषा है, तो सिंधी भाषा में इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का क्या होता है? टीला होता है। आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ किस भाषा में मृतकों का टीला होता है? तो क्या होगा? जो सिंधी भाषा है
तो उस भाषा में आमतौर पे इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, और ध्यान से समझिएगा कि इसी को हम लोग मृतकों का टीला कहते हैं मोहनजोदड़ो को, और इसका एक और नाम दिया जाता है और इसी को हम लोग सिंधु का बाग भी कहते हैं। ठीक है, सिंधु का बाग। तो आपसे पूछे कि सिंधु का बाग किस नगर को कहा जाता था, तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो हो जाएगा। मृतकों का टीला किस नगर को कहा जाता था, तो क्या होगा, मोहनजोदड़ो होगा। ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न। उसके बाद में और ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग कि इसके खोजकर्ता कौन थे, और इसके अगर हम लोग खोजकर्ता की बात करें कि आखिर मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो आपको पहले वाले ही लेक्चर में हम बताए थे कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राखल दास, ठीक है, बनर्जी। ठीक ना, तो राखल दास बनर्जी जो है, इन्होंने 1922 ईस्वी में सबसे पहले यहाँ पे मोहनजोदड़ो जो नगर है उसके बारे में बताया था। तो अब इतना ही 3 गो क्वेश्चन तो पूरा क्लियर हुआ ना आपको। कौन कौन क्वेश्चन? पहला, सिंधु का बाग किसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो। ठीक, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो राखल दास बनर्जी ने किया था 1922 ईस्वी में। इतना क्लियर है। चलिए और आगे बढ़िए, थोड़ा सा आपको एक और महत्वपूर्ण फैक्ट हम बताएंगे इसके बारे में। उसके बाद में यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए थे उसकी ओर चलेंगे हम लोग। ध्यान से समझिएगा, मोहनजोदड़ो से जो टीले प्राप्त हुए, ठीक है, मोहनजोदड़ो से जो टीला प्राप्त हुआ था, जो इसका दुर्ग प्राप्त हुआ था, समझिएगा ध्यान से, जो इसका दुर्ग प्राप्त हुआ था, दुर्ग मतलब समझते हैं ना, जो हड़प्पा सभ्यता के जो पश्चिमी टीले होते थे, तो पश्चिमी टीला को क्या कहा जाता था, दुर्ग। तो हड़प्पा सभ्यता से जो दुर्ग का जो टीला प्राप्त हुआ, उस टीला को स्तूप टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्तूप टीला कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। मोहनजोदड़ो के दुर्ग वाले टीले को क्या कहा जाता है, स्तूप टीला कहा जाता है। और इसका रीजन क्या है ये तो समझना पड़ेगा ना कि आखिर स्तूप टीला ऐसे ही कैसे कह दीजिएगा भाई। तो स्तूप टीला कहने का एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि जो मोहनजोदड़ो का दुर्ग वाला जो मेन टीला था, यहीं पे कुषाण वंश का, ध्यान से समझना है, कुषाण काल का एक यहाँ पे स्तूप बना है। कुषाण काल का क्या बना है जी, तो स्तूप बना है। स्तूप क्या होता है ये अभी हम आपको नहीं बताएंगे। जब आप और आगे जाइएगा, जब आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में जब हम आपको पढ़ाने लगेंगे महाजनपद काल में, तो उस स्थिति में हम आपको बताएंगे कि स्तूप क्या होते थे। ठीक, फिलहाल आप इतना समझिए कि चूंकि यहाँ पे जो मोहनजोदड़ो का दुर्ग जो था, तो उस दुर्ग वाले टीले पे बाद में चल के वहां पे स्तूप का निर्माण कर दिया गया कुषाण काल में, और इसीलिए इस टीले को हम लोग क्या कहते हैं, स्तूप टीला कहते हैं। क्लियर है। चलिए और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब जो है हम आपको बताएंगे कि मोहनजोदड़ो से कौन कौन से प्रमुख अवशेष प्राप्त हुए थे। अगर हम मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों की बात करें तो ध्यान से समझिएगा, इसमें सबसे पहला जो अवशेष है वो है स्नानागार। ठीक है, स्नानागार, वृहद स्नानागार। आपसे पूछे कि सबसे बड़ा वाला जो स्नानागार है हड़प्पा सभ्यता का, वो कहां से प्राप्त हुआ था, तो यही है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से सबसे जो प्रसिद्ध जो अवशेष प्राप्त हुआ है वो इसी स्नानागार का प्राप्त हुआ है। ये इतना हाईटेक टेक्नोलॉजी का था कि इस स्नानागार के बगल में कुआं खोदवाया गया था, 2 तरफ से सीढ़ियां बनी हुई थी उसमें उतरने के लिए, और साथ ही साथ इसमें से जो जल है उस जल को निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए नालियां भी बनी हुई थी। इस टाइप का एकदम मैंने हाईटेक टेक्नोलॉजी का यहाँ पे ये स्नानागार पोखरा बनाया गया था, और इसलिए ये महत्वपूर्ण तो होगा ही। इसके बारे में एक व्यक्ति है जिन्होंने अपनी राय व्यक्त की है, और उनका नाम है मार्शल। समझिएगा ध्यान से, जो मार्शल हैं, मार्शल के मतलब समझ रहे हैं ना, कौन मार्शल, ये जो आपको हम सबसे पहले बताए जॉन मार्शल, जो कि पुरातत्व विभाग के उस समय हेड थे। तो उन्होंने यहाँ पे स्नानागार जो प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो में, तो उस अवशेष के बारे में, उस स्नानागार के बारे में इन्होंने अपना राय व्यक्त किया है, और इन्होंने स्नानागार को
उस समय जो तत्कालीन विश्व था, समझिएगा, जो तत्कालीन या समकालीन जो था, समकालीन विश्व की आश्चर्य, समझिएगा जी, आश्चर्यजनक रचना बताया है। ठीक, याद हो गया। मार्शल ने जो वृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, तो उस स्नानागार को मार्शल ने क्या कहा है, उस समय की जो तत्कालीन विश्व था, उस समय का जो मतलब कि जो भी सभ्यताएं थी समकालीन, उन सभी सभ्यताओं में और पूरे विश्व में निर्मित सबसे आश्चर्यजनक जो कलाकृति है वो किसको कहा उन्होंने, स्नानागार को। चूंकि इसको इतना हाईटेक टेक्नोलॉजी से बनाया गया था कि उसका मतलब जितना बखान किया जाए काफी कम पड़ेगा। बहुत मैंने सोच समझ के और पूरा एकदम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रखते हुए इस स्नानागार को उस समय निर्मित किया गया था, तो इसलिए इतना तो भाई कहना बनता है। तो चलिए दूसरा जो अवशेष प्राप्त हुआ उसको देखते हैं। पहला अवशेष स्नानागार, दूसरा एक यहाँ पे अवशेष प्राप्त हुआ और उसका नाम था कांस्य, समझिए, कांस्य निर्मित, ठीक है, नर्तकी की मूर्ति। ध्यान से समझिएगा, आपसे परीक्षा में पूछेगा कि कांसे की नर्तकी कहां से प्राप्त हुई, तो कांसा की नर्तकी कहां से प्राप्त हुई थी, मोहनजोदड़ो से। इसके बारे में भी आपसे बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछेगा। आपसे पूछेगा कि कांसे की जो नर्तकी थी वो मतलब कि कांसे की नर्तकी इस समय मतलब कि किस विधि से बनाई गई थी, तो एक विधि होता है जिसको हम लोग द्रवित मोम विधि कहते हैं, और उस द्रवित मोम विधि के द्वारा ही इस कांसे की नर्तकी को निर्मित किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगली चीज ध्यान से समझिएगा, आखिर कांसे की नर्तकी से यहाँ पे क्या चीज सिद्ध होता है। तो एक और आपको यहाँ पे फैक्ट बनेगा कि जो कांसे की यहाँ पे नर्तकी मिली, क्योंकि इससे पहले वाला जो स्टेज था, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा यहाँ पे, इससे पहले के समय की अगर हम आपसे बात करें तो हड़प्पा सभ्यता से पहले वाला जो कालखंड था उसको हम लोग ताम्र पाषाण काल कहते हैं। ताम्र पाषाण काल कहने का मतलब क्या हुआ कि वहां पे तांबा की प्रधानता थी, तांबा की खोज हुई थी और इसलिए उसको ताम्र पाषाण काल कहा जाता था। सबसे पहला धातु खोज किया गया था तांबा, ठीक। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के समय क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का या सिंधु काल जो है, उस समय क्या हुआ कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने एक नए जो है मिश्र धातु की खोज की थी जिसका नाम क्या था, कांस्य था, कांसा था, ठीक। और चूंकि कांसा की खोज इन्होंने की थी, इसका प्रमाण कहां से मिलता है, तो प्रमाण यही कांसे की नर्तकी से मिलता है। कांसे की नर्तकी जो है, इसकी मूर्ति जब मिली तब जाके ऐसा माने सिद्ध हो गया कि भाई उस समय के लोग जो थे वो कांसा के बारे में परिचित थे, कांसा का निर्माण करना सीख गए थे, तभी तो मूर्ति बनाए हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो ये दो प्रमुख आपको मैंने बताए, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, आपको और यहाँ पे 2-3 महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखने हैं जो कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सुनिएगा ध्यान से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अगर हम लोग अवशेषों की बात करें तो इसी में आपको ध्यान देना है कि मातृ देवी, ठीक है, मातृ देवी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो भी कहां से प्राप्त हुई है, तो मातृ देवी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। और मातृ देवी की मूर्ति जो प्राप्त हुई, इसी के आधार पे ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो मातृ सतात्मक थी। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। यहीं से एक मूर्ति प्राप्त हुआ है पशुपति, ध्यान दीजिएगा, पशुपति शिव जो है, पशुपतिनाथ की मूर्ति जो है यहाँ पे प्राप्त हुई है। ध्यान से समझिएगा, पशुपतिनाथ का यहाँ पे साक्ष्य जो है सिक्कों पे बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला चीज अगर हम आपसे बात करें तो सुनिएगा, अगला यहाँ पे एक और साक्ष्य अगर हम आपसे बात करें तो वो था कि सबसे पहले सूती कपड़ा का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ हड़प्पा सभ्यता में वो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त और देखा जाए तो हाथी का कपाल खंड, हाथी का कपाल खंड
ठीक है, हाथी के कपाल खंड, उसके बाद में घोड़े के दांत, समझिएगा, घोड़े के दांत, घोड़े के दांत, घोड़े के दांत। इसके बाद में और अगर हम आपसे बात करें तो यहीं से गीली मिट्टी के दिए, गीली मिट्टी के दिए, ठीक, माने दिया जो दीपक होता है गीला मिट्टी से बना हुआ, वो प्राप्त हुआ। उसके बाद में और अगर हम आपसे बात करें तो यहां से सबसे बड़ी ईंट प्राप्त हुई, सबसे बड़ी ईंट, ठीक है। और लास्ट में एक और आप याद रखिएगा, यहीं से मिट्टी से निर्मित तराजू प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो अब बताइए, मोहनजोदड़ो से संबंधित अगर आपसे कोई भी फैक्ट पूछे तो आप यहां से इतना अगर याद रखिएगा तो आप आसानी से प्रश्नों को हल करने में सक्षम होंगे, ठीक है। तो इतना सारा बात तो याद हो गया ना। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे आपको बताएंगे। चलिए, अभी तक आपने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 2 प्रमुख नगरों के बारे में पढ़ा। एक और अगला जो प्रमुख नगर था उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगला जो प्रमुख नगर था उसका नाम था चुनहुदड़ो, ठीक है, चुनहुदड़ो, चुनहुदड़ो, क्लियर है। अब ध्यान से समझिएगा, चुनहुदड़ो की अगर हम आपसे बात करें तो ये वर्तमान समय में जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक है। वर्तमान में ये कहाँ है तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ये पहला चीज। दूसरा चीज आपसे ये पूछ सकता है कि चुनहुदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे है, तो सुनिएगा, ये जो है ये सिंधु के, सुनिएगा, सिंधु के बाएं तट पर है। ये कहाँ है तो ये सिंधु के बाएं तट पर है, ठीक ना। चुनहुदड़ो कहाँ है तो ये सिंध प्रांत में वर्तमान में है, और सिंध प्रांत में कहाँ तो सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित था, ठीक है। उस समय ये सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित था। दूसरी चीज आपको याद रखना है, ये तो बाएं तट पे आपको मिल गया यहाँ पे चुनहुदड़ो। एक और चीज हम आपको बता दे रहे हैं जो कि मोहनजोदड़ो में छूट गया था, वो याद रखिएगा। चुनहुदड़ो सिंधु नदी के बाएं तट पर था, और सिंधु नदी के अगर दाएं तट पे पूछे तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित नगर था हड़प्पा सभ्यता का, ये क्लियर रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान रखना है कि इसकी खोज की अगर हम आपसे बात करें तो इसकी खोज करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम था, यहाँ पे 1931 में वो खोज किए थे, उनका नाम था एनजी मजूमदार, ठीक है। उनका नाम क्या था तो एनजी मजूमदार, ये क्लियर है, ध्यान से समझिएगा। चुनहुदड़ो जो है वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है, ठीक। जो किसके द्वारा खोजा गया था तो 1931 ईस्वी में एनजी मजूमदार के द्वारा खोजा गया था। 3 क्वेश्चन याद हो गया। चलिए और आगे देखिए, यहाँ पे चुनहुदड़ो जो है, चुनहुदड़ो एक ऐसा जगह है जिसमें कि हड़प्पा सभ्यता के समाप्त होने के बाद भी कई अन्य संस्कृतियों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे कई अन्य संस्कृतियां भी विकसित हुई थी। और ध्यान से समझिएगा कि चुनहुदड़ो जो है तो चुनहुदड़ो में हड़प्पा के बाद, ठीक है, हड़प्पा के बाद जो है, हड़प्पा का जब पतन हो गया तो हड़प्पा के बाद यहाँ पे मुख्य रूप से 2 संस्कृतियों का यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त होता है, जिसमें से एक जो है उसी को हम लोग जानते हैं झूकर संस्कृति, ठीक है, झूकर संस्कृति, और दूसरा जो है उसी को हम लोग झांगर संस्कृति के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछेगा कि हड़प्पा के बाद झूकर और झांगर संस्कृति के साक्ष्य किस नगर से प्राप्त हुए, तो कहां से प्राप्त हुआ है, चुनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए और आगे बढ़िए। उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद हम दिला दें। एक पुरातत्वविद थे, एक इतिहासकार थे जिनका नाम था अर्नेस्ट मैके, ठीक है, क्या नाम था, अर्नेस्ट मैके। और अर्नेस्ट मैके जो है, ध्यान से समझिएगा, अर्नेस्ट मैके जो है तो अर्नेस्ट मैके ने यहाँ से
मनके बनाने की फैक्ट्री जो है प्राप्त की थी। मनके का कारखाना कह सकते हैं। मनके बनाने का कारखाना कहां से प्राप्त हुआ? तो चुनहुदड़ों से। किसने खोजा? तो अर्नेस्ट मैके ने खोजा था। क्लियर है? आगे बढ़िए। अब जो है हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे चुनहुदड़ों से कौन कौन से महत्वपूर्ण यहाँ पे आपको अवशेष प्राप्त हुए थे। ठीक, और इससे प्राप्त अवशेषों की बात करें तो सबसे पहली चीज यहाँ पे ध्यान देना है। अवशेष की अगर बात करें कि कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए, तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान देना है कि यहाँ से एगो तो मिल गया मनके की फैक्ट्री। ठीक है, मनके की फैक्ट्री। ठीक, दूसरी चीज यहीं से अलंकृत हाथी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तीसरी चीज अगर हम आपको बताएं तो यहीं से वक्राकार ईंट, वक्राकार ईंट, उसके बाद में लिपस्टिक, लिपस्टिक, कंघा, ध्यान से समझिएगा जी, कंघा, कंघा मिला, यहां से लिपस्टिक मिला। और अगर हम आपसे बात बताएं तो यहीं से 4 पहियों वाली गाड़ी मिली, 4 पहिया गाड़ी। ठीक है, यहां से 4 पहिया गाड़ी के साक्ष्य मिले। तो इस तरह से ये काफी ज्यादा फैशनेबल माने सिटी था उस टाइम का। ठीक ना, यहाँ पे देखिए कितना फैशनेबल लोग रहते थे, 4 पहिया गाड़ी में घूमते थे। तो ये सब यहाँ पे प्राप्त हुए। अगली चीज अगर हम आपसे बात करें यहाँ पे, तो आपको ध्यान देना है कि यहीं से 3 घड़ियाल और 2 मछलियों के निशान वाले मुद्रा प्राप्त हुए थे। 3 घड़ियाल तथा 2 मछलियों के निशान वाले, 2 मछलियों के निशान वाले सिक्के या मुद्रा जो है प्राप्त हुए थे यहां से। ठीक ना, तो ये चीज यहाँ पे महत्वपूर्ण थे जो मैंने आपको बताया। जल्दी से इसका